सबसे पहले विनोबा भावे जी ने देश के आजाद होते ही भूदान का कार्यक्रम तेजी से शुरू कराया। लोगों ने अपनी निजी जमीनें दान की और वो पट्टे पर भूदान में दी गई। उसके बाद सरकार ने सबसे पहला काम किया, जो वादा था कि जमींदारी तोड़ी जाए, जमींदारी तोड़ दी गई। अब लोगों को पता नहीं था कि जमींदारी तोड़ने से क्या होगा। जब जमींदारी तोड़ी गई तो जो लोग जमीन के मालिक थे, ठेकेदार थे, वो सिर्फ उतनी जमीन के मालिक रह गए जिसको वो खुद जोतते थे। जो उनकी खुद कास्ट जमीन होती थी उसी के मालिक रह गए वो। उस पर उनको भूमधर बनाया गया। और उसी पट्टेदार थे जो साल दर साल जमीन पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन सिर्फ लगान देते थे, जमीन के मालिक नहीं थे, जमीन को रहन नहीं रख सकते थे, उस पर कुछ बना नहीं सकते थे। उन लोगों को भी सरकार ने भूमधरी अधिकार दिया, भूमधर बनाया, उनको मालिकाना हक दिया। बाकी जो लोग निरंतरता से खेती कर रहे थे उनको सिरदार बनाया, और जिनका कहीं कब्जा था उनको अधिवासी बनाया। ये बहुत बड़ा काम 1952 में जो है तत्कालीन सरकार ने किया था। और जब जमींदारी विनाश हो गया तभी सही अर्थों में चकबंदी हो सकती थी। चकबंदी का एक ही अर्थ है, चक बंद। ठीक है, चकों का बंदोबस्त करना, चकों को कंसोलिडेट करना, चकों को इकट्ठा करना। आज हमारा हर किसान परेशान होता है कि उसके पास 3 जगह जमीन है। और 3 जगह कितनी जमीन है? 10 बिस्सा यहाँ है, 5 बिस्सा वहां है, 8 बिस्सा यहाँ है। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो एक ही जगह सिंचाई की व्यवस्था करनी है, एक ही जगह कोठरी बनानी है, बोरिंग करानी है, तो एक ही चक पे करानी है। तो ये चकबंदी का महत्व। अब हमारी ग्राम समाज की जमीनों पे लोग कब्जा रखते हैं। ग्राम समाज की जमीनें आई कहां से? जमींदारी टूटने से ही ग्राम समाज आया। पहले कोई ग्राम समाज नहीं होता था। लोग जमींदारों की जमीन पर बसे हुए थे। जमींदारी टूटी तो सरकार ने उसका भी बंदोबस्त किया, ग्राम समाज की जमीनें आ गई। और बाद में जब चकबंदी हुई तो जितनी भी लोग उपयोगी चीजें हो सकती थी, जैसे किसानों को खलिहान चाहिए, चारागाह चाहिए, तालाब तो मान लीजिए अपने स्वरूप में होते थे, स्कूल के लिए जमीन चाहिए, हड़ावर चाहिए, मुस्लिम समाज है तो कब्रिस्तान चाहिए। तो इस तरह की जितनी चीजें होती थी, मेले की कोई जगह है, ये सारी की सारी चीजें ग्राम समाज से ही चकबंदी की टीम सुरक्षित करती है। और सुरक्षित करने से क्या होता है कि वो सबके प्रयोग की चीज हो जाती है। तो जो किसी एक की थी वो सबके प्रयोग में आने लगी, हर तरह की जरूरतें पूरी होने लगी। यही तो गणतंत्र की, यही तो लोकतंत्र की मूल मंशा है। तो चकबंदी का जो कार्यक्रम है वो सच्चे अर्थों में हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे देखिए कि चकबंदी कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है। और लोग समझते हैं कि चकबंदी में मनमानी, ऐसा नहीं है। कमेटी बनती है और उन्हीं लोगों की कमेटी भी बनती है जो कहीं न कहीं कोई जमीन उस रखते हैं। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप चकबंदी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। ग्राम प्रधान ही चकबंदी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर लोकतंत्र किसी को सरकार में दी है तो वो ग्राम प्रधान। आज जिसकी सरकार भी न सुने उसकी ग्राम प्रधान चाहे तो किस्मत बदल सकता है। लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर ग्राम प्रधान अपना काम ईमानदारी से कर दें, अपनी जेब से कुछ नहीं लेना, आपको करना ही क्या है, निष्पक्ष होकर बात सुननी है। और निष्पक्ष होकर के बात सुनने के बाद अगर आप चाहते हैं कि गरीब आदमी है, पट्टा देना है, आपने आकर के तहसील में अनुरोध कर लिया या एक प्रस्ताव कर दिया, पट्टा हो गया। पट्टा हो गया, कब्जा नहीं हो रहा है, आप मिल करके कह सकते हैं कि साहब इनको कब्जा दिलाना है, कब्जा दिला दिया जाता है। गरीब आदमी है, कंबल नहीं है, ओढ़ने पहनने को नहीं है, राशन कार्ड बनवा दिया। तो जो मदद एक ग्राम प्रधान कर सकता है गांववासी की, वो मदद कोई और नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री तक 25 करोड़ जनता नहीं पहुंच पाती, कुछ 100 लोग पहुंचते हैं, लेकिन प्रधान के पास गांव का जो 2-4 हजार आदमी होता है वो पहुंच जाता है। तो इसलिए इस चकबंदी के कार्यक्रम में भी ग्राम प्रधानों का बहुत, मैं निरंतर देख रहा हूं कि गांव जाते हैं, 5 साल 7 साल रहते हैं और फिर धारा 6 हो जाता है। धारा 6 होने के बाद किसान पागलों की तरह घूमते हैं। खतौनी में किसी का नाम है, तहसील में कंप्यूटरीकरण होना है, किसी का आदेश छूट गया, भयानक शोषण का शिकार होते हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आपका गांव गया है तो गांव किस आधार पर चकबंदी नहीं होगी? हो सकता है कि 20% गाटे हों, जो CH-18 के गाटे ना हो, बाहर हो, जिनमें कंसोलिडेशन करना है तो कंसोलिडेशन होना चाहिए, किसी न किसी रूप में होना चाहिए। अगर भाइयों में विवाद है लेकिन वो विभाजन नहीं करा रहे हैं तो आप उनका ज्वाइंट होल्डिंग बनाइए, उनका जो है सही चक बना दीजिए कि जहां पर है वहीं पर रहे,
आगे जब तहसील में जाएगा, बंटवारा चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज आज चकबंदी के सामने है वो चकतोड़ खत्म होने के बाद आया। 2004 23 अगस्त से चकतोड़ खत्म कर दिया गया। सरकार की मंशा थी कि लोग बड़े टुकड़े ही बेच सकते थे, 5 बीघा बेचे या पूरा का पूरा घाटा बेचे, तो पैनामे भी कम होते थे। अगर किसी किसान को 10 बिस्से जमीन लेनी है और बाबू साहब का चक 6 बीघे का है तो नहीं खरीद सकता था। अगर वो खरीदता तो जमीन सरकार में चली जाती थी। तो 2004 में खत्म किया गया। अब उसके बाद जो गांव चकबंदी में जा रहे हैं उनमें समस्या ये है कि कितने चक बनाए जाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उद्देश्य जो ये है कि अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। सबको हम लाभ ना पहुंचा पाए तो अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। तो अधिक से अधिक प्रयास ये होना चाहिए कि अगर गांव धारा 4 में गजट हुआ है तो वो धारा 6 नहीं होना चाहिए, धारा 52 होकर के ही आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि चकबंदी में जो आम समस्याएं होती हैं कि कार्मिकों की उपलब्धता गाँव में नहीं होती, तो लोग किसके भरोसे लग जाते हैं? लोग दलालों के भरोसे लग जाते हैं, मध्यस्थों के भरोसे लग जाते हैं। हर आदमी ठेका लेने लगता है कि मैं ये काम करा दूंगा, मैं वो काम करा दूंगा। सबसे पहले जरूरी है कि जो चकबंदी के लेखपाल है, चकबंदी करता है, वो नियमित रूप से गांव में रहे। चाहे किस स्टेज पर गांव चल रहा हो, मालियत लग रही हो, समझौते हो रहे हो, चाहे विवादित उत्तराधिकार या अंतरण के मामले तय हो रहे हो, चाहे चक परिवर्तन की स्टेज के पहले जो है चकों की कटान चल रही हो, नए चकों की तैयारी चल रही हो, इन सारी दशाओं में कर्मचारियों का गांव में रहना बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज ये कि जहां जहां पर लोग रहते हैं वहां पर किसानों से मिलना बहुत जरूरी है। चकबंदी कमेटी की नियमित बैठकें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको कोई जेबी संगठन बना लिया जाए चकबंदी कमेटी का, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी मैंने हाल में देखा 3 महीने लगभग मेरा कार्यकाल हो रहा है कि जितने गांव चकबंदी में है उनमें एक गांव में सैकड़ों समस्याएं आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे हमारे नायब साहब ने इस तरह से कार्य किया है कि चकबंदी की समस्याएं तहसीलों में कम आ रही है। खासकर जैसे पैटौली गांव था, बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी कब्जे को लेकर के। और इसके अलावा अभी नया गांव सबसे शरीफाबाद गया है। तो मेरी अपेक्षा यही रहेगी कि जब इतने अच्छे कर्मचारी हैं जिनको सम्मानित किया गया है तो कृषकों के बीच में मौजूद जरूर रहे, उनको जो प्रपत्र चाहिए उसको बांटें, जो नकलें चाहिए वो मिले। और दूसरी चीज ये कि सही जानकारी किसानों को बताएं। और ग्राम प्रधानों से, चकबंदी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे मेरी अपेक्षा रहेगी कि किसानों को सही बात बताएं, किसी के स्वार्थ में आकर के ये ना करें कि नहीं चकबंदी नहीं होगी। गाँव सभा में लोगों के कब्जे होते हैं, अपने चक के बगल में पुरानी बचत को कब्जे में कर रखा है, कहीं निर्माण कर रखा है कि सोचते हैं चकबंदी हो जाएगी तो नुकसान होगा, हमारी कटौती हो जाएगी। कटौती से कुछ नहीं होता है, कटौती से कुछ नहीं होता है। स्क्वायर फीट में जमीन महंगी मिलती है और बीघे में जमीन सस्ती मिलती है। अगर 5% कटौती आपकी हो जाती है जोत से, कोई नुकसान आपको नहीं होता है, आपका चक इकट्ठा होता है, आपको जाने के लिए रास्ते मिलते हैं। 5% जोत अगर कम हो जाएगी कुछ नहीं होगा। अगर एक सेक्टर रोड निकल आती है, एक चक रोड निकल आता है तो खेत पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, मशीन और माइल मशीन ले जाने में सहूलियत होगी। तो इसलिए इसके महत्व को समझिए कि अगर चकबंदी होती है तो चकबंदी बहुत लाभकर की जाए। तीसरी चीज ये है कि चकबंदी में आयतीकरण नहीं हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आयतीकरण का प्रयास जरूर किया जाए। जो हमारे चकबंदी करता है ये जरूर इस चीज को देख लें कि चकों को ठीक सीधी रेखा में रखें। अगर चक सीधी रेखा में रहेंगे तो नाप का विवाद नहीं होगा, गांव स्वच्छ रहेगा। 1 नंबर 2 नंबर कहीं ऐसे आते हैं कि जहां पर अगर लगता है कि आयतीकरण नहीं हो पा रहा है तो उसमें भी विभाजन करके मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि न्यूनतम संख्या में बिना आयत के जो है नंबर आए, बाकी नंबर आयत में ही आने चाहिए। आयत में आएंगे तो विवाद नहीं होगा। सबसे अधिक विवाद वही होते हैं जहां टेढ़ी मेढ़ी या गोल लाइनों में चक काट दिए जाते हैं। इसके अलावा निष्पक्षता से कार्य किया जाए। एसीओ स्तर पर बहुत ज्यादा शक्तियां, बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारी तहसील में बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हमें भी नहीं है, वो एसीओ साहब को चकबंदी में, ठीक है। तो ये विनिमय के आधार पर निर्वाध मामलों में पूरी तरह समझौते करा सकते हैं, चकों को ठीक कर सकते हैं। ये चीज किसानों को बताई जाए। अगर कोई चाहता है कि मेरा अलग किया जाए तो उसका चक अलग कर। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि समयबद्धता। जिस स्टेज में गांव चल रहा है, भाई जैसे मुकदमों का निस्तारण है वो समय लेता है, ठीक है। मालियत लगाने में समय नहीं लगना चाहिए किसी भी सूरत में।
इसके बाद जो सबसे अधिक समय लगता है, क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ, तो विवादित उत्तराधिकार या अंतरण के कोई मामले हैं उनके निस्तारण में लगता है। लोग इधर उधर के मुकदमे कर देते हैं, इधर उधर की आपत्तियां कर देते हैं, और चकबंदी में विवादित मामले सारे सीओ स्तर पे आते हैं, अपीलें एसओसी स्तर पर है, निगरानी डीडीसी स्तर पर है, इसके बाद हाईकोर्ट। तो ऐसा ना हो कि अधिकतम मामले जाए, जो जाए तो डीडीसी स्तर से हो करके निपट जाए। निगरानी या अपीलों में जो आदेश पारित किए जाते हैं उनको समयबद्धता से सुना जाए और उनको क्रियान्वित किया जाए, और उच्च न्यायालय जाने की नौबत नॉर्मली ना आए। और निजी स्वार्थों में जो लोग चकबंदी को रोकते हैं उनको हरस करने की जरूरत है। अगर कहीं ऐसा कोई संज्ञान में आता है कि कोई आदमी बिहाइंड द कर्टन कोई काम कर रहा है तो उसको मुझे बताइए, जब तक मैं हूं इस चीज को बहुत गंभीरता से लेता हूं। मेरा स्वयं का एक गांव था, मैं आपको बताऊं, जो 53 वर्ष चकबंदी में रहा।